नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में। यहां खबर हम आपको दिखाते हैं विस्तार से, लेकिन खबर दिखाते हैं रफ्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग की। ये जंग जारी है, रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है तो यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों देशों ने अभी तक बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ अभी भी दोनों देशों का दांव पर लगा है। लेकिन अभी तक यूक्रेन में मरने वालों का आंकड़ा क्या है, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन अब माना जा रहा है कि यूक्रेन में मरने वालों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है। देखिए, भले ही यूक्रेनी राष्ट्रपति हर दिन बयान जारी कर रहे हों कि यूक्रेन झुकेगा नहीं, लेकिन युद्ध के 50 दिन से ज्यादा की तबाही की तस्वीरें आए दिन सामने आ रही हैं और बता रही है कि यूक्रेन ने क्या खोया है, कैसे यूक्रेन में फंसे यूक्रेन के लोगों की जिंदगी पर मौत का साया मंडरा रहा है। रूस अगर इस युद्ध में जीता नहीं है और यूक्रेन अगर इस युद्ध में हार नहीं मान रहा है, तब भी हार जीत की इस जंग ने यूक्रेन के शहर तबाह और बर्बाद कर दिए हैं। मरने वालों के आंकड़ों का कोई अता पता नहीं, केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के मारियुपोल शहर पर कब्जे का बड़ा दावा किया। वहीं रूस का धुर विरोधी अमेरिका इस दावे को मानने को तैयार नहीं है। पुतिन के जीत के दावे पर अमेरिका का कहना है कि अभी तक रूसी सेना यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाई। तो वहीं अगर यूक्रेन के हालात देखें तो समझ में आता है कि यूक्रेन में रूसी सेना ने किस कदर तबाही ला दी है। अब माना ये जा रहा है कि खार्किव में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अब लगातार रूसी सेना खार्किव को और साथ ही साथ यूक्रेन के बड़े शहरों को निशाना बना रही है। कई सामूहिक कब्रों तक का जिक्र अभी तक होता रहा है। बाकायदा इसको लेकर सैटेलाइट इमेज तक अब खार्किव से जारी हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन में युद्ध लगातार जारी है। इस बीच व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर हमला करने से रोकने के आदेश दिए। इस स्टील प्लांट पर अब यूक्रेनी सैनिकों का कब्जा है। ऐसे में उन्होंने रूसी सेना को स्टील प्लांट को पूरी तरह से सील करने का निर्देश दिया है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोग मारे जाएंगे। रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन में पिछले 57 दिनों से युद्ध जारी है। रूसी सेना ने सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में मचाई है। यूक्रेन का बंदरगाह शहर मारियुपोल भी रूसी सेना की पकड़ में आ चुका है। इस बीच रूसी सेना ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर विरोध कर रहे यूक्रेनी सैनिकों को दम घोटकर मारने की तैयारी कर ली है। ये सैनिक रूसी सेना के आगे आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर चुके हैं। मारियुपोल में यूक्रेन सैन्य टुकड़ी की कमान संभाल रहे टॉप जनरल ने तो आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखने की कसम खाते हुए वीडियो भी जारी किया था। वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर हमला करने से रोकने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि इस प्लांट को ऐसे बंद किया जाए जिससे एक मक्खी भी बचकर न निकल सके। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि रूसी सेना की कड़ी घेराबंदी और हथियार रसद की सप्लाई कटने से यूक्रेनी सैनिक भूखे मरने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में यूक्रेनी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। लगातार बर्बाद हो रहे यूक्रेन के सामने अब सिलेंडर ही एकमात्र रास्ता बचा है। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन को समर्थन अमेरिका का मिला है, यूरोपीय देशों का मिला है, यूक्रेन लगातार इस जंग में डटा है। लेकिन और कितने दिन यूक्रेन डटा रहेगा, क्योंकि बड़ा भारी नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया की निगाहें रूस यूक्रेन की इस जंग पर टिकी है। सवाल एक ही है कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि युद्ध के अंत की तारीख तय हो चुकी है। ये तारीख है 9 मई 2022 की। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट में दिखाते हैं। अगले महीने यानी 9 मई को रूस का सालाना विक्ट्री डे है और उसके लिए मॉस्को के रेड स्क्वायर पर तैयारियां भी तेज है। हर साल विजय दिवस के मौके पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने देश के लोगों को संबोधित किया करते हैं। ऐसे में माना जाता है कि पुतिन इस साल अपने संबोधन में डॉनबास में मिली सफलता को यूक्रेन पर अपनी विजय के तौर पर ऐलान कर सकते हैं। अब इसी के साथ ही माना यह जा रहा है कि 9 मई से पहले दोनों देशों के बीच युद्ध की समाप्ति का ऐलान भी होगा। तो वहीं अब ये देखना होगा कि लगातार रूसी हमलों से त्रस्त यूक्रेन को अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों से आर्थिक और हथियारों की सप्लाई की मदद आ रही है। लेकिन भले ही यूक्रेन को हौसला अमेरिकी मदद से मिल रहा हो, लेकिन 4.5 करोड़ की आबादी वाले देश के तकरीबन 50 लाख नागरिक विदेशों में शरणार्थी बने हैं।
वहीं देश में बची 3.5 करोड़ की आबादी पर मौत का डर मंडरा रहा है। खास कर बड़े शहरों में रहने वाले लोग या तो विदेशों में भाग रहे हैं या यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में पनाह ले रखे हैं। दोनों देशों ने इस जंग में बहुत कुछ खो दिया है। रूस पर भारी आर्थिक दबाव है। एक दबाव है युद्ध को आगे चलाने का और दूसरा दबाव है आर्थिक प्रतिबंधों का। दूसरी तरफ है यूक्रेन, जिस पर ताबड़तोड़ हमले हो रखे हैं, लगातार बम बरस रखे हैं। बड़ी संख्या में यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा तक अभी तक सामने नहीं आया। ऐसे में बहुत जरूरी है कि अब युद्ध का खात्मा हो और अब माना जा रहा है कि अब विक्ट्री डे के दिन पुतिन की तरफ से युद्ध के खात्मे का ऐलान हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है। एक बार फिर कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब कोरोना आपके शहर तक भी कभी भी एक बार फिर पहुंच सकता है। देखिए, देश में कोरोना के बढ़ते मामले फिर चिंता बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 2300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब हर दिन कोरोना के 2000 से ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार राज्य सरकारों को लगातार सतर्क रहने के निर्देश दे रही है। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दिल्ली एनसीआर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी इसे चौथी लहर कहना जल्दबाजी होगा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा देश के 9 राज्य के 36 जिलों से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की साप्ताहिक रिपोर्ट के मुताबिक इन जिलों में पॉजिटिविटी दर 5% से भी ज्यादा है। इन जिलों में नोएडा, दक्षिण दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला शामिल है। देश वो दौर नहीं भूला जब हर दिन लाखों लाख कोरोना के केस सामने आ रखे थे। मरने वालों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जलती चिताओं की तस्वीरें आपको आज भी याद होंगी कि किस तरह से शमशान घाटों में चिताएं जलाने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था। लंबी लंबी कतारों में लोग लगे थे। लेकिन वो दौर इसलिए याद रखना भी जरूरी है कि एक बार फिर से वो तस्वीरें देखने को ना मिले। बहुत जरूरी है कि देश का हर नागरिक पूरी तरह से एहतियात बरते, पूरी तरह से सतर्क रखे, क्योंकि कोरोना की चौथी लहर अगर आती है तो तबाही एक बार फिर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। अब नौनिहालों के लिए बहुत जल्द वैक्सीनेशन अभियान चल सकता है। दरअसल डीसीजीआई ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन पर केंद्र को सिफारिश भेजी है। रिपोर्ट। कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं। डर है कि कहीं ये कोरोना की चौथी लहर की दस्तक ही ना हो। लेकिन ये वो दौर है जब कोरोना को लेकर नाम मात्र पाबंदियां हैं। हालांकि कुछ राज्यों के कुछ जिलों में पाबंदियों को एक बार फिर से लगाया जा रहा है। तो वहीं इस दौर में स्कूल कॉलेज खुले हैं। भले ही देश की एक बड़ी आबादी को कोरोना का सुरक्षा कवच यानी कि वैक्सीन मिला हो, लेकिन नौनिहालों के लिए अभी भी वैक्सीन का इंतजार है। लेकिन अब माना ये जा रहा है कि इंतजार की घड़ियां अब बस खत्म होने को है। दरअसल देश के औषधि नियामक ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना महामारी से बचाने वाले टीके पर सिफारिश की है। दरअसल कोरोना टीके की बायोलॉजिकल ई की कॉर्बेक्स वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश दी गई है। तो वहीं स्कूल खुलने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावक तैयार तो हैं, लेकिन कोरोना के संभावित खतरे ने अभिभावकों को डराया है। और इसी के साथ ही उम्मीद ये जगी है कि बहुत जल्द 5 से 11 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलेंगे और एक सुरक्षा कवच बच्चों को भी मिल पाएगा। हालांकि देश में वैक्सीनेशन अभियान अभी भी चल रहा है। बड़ी आबादी को वैक्सीन मिली भी है, लेकिन नौनिहालों के लिए अब बस थोड़ा ही इंतजार बाकी है कि वैक्सीन अभियान एक बार फिर से शुरू हो सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर आतंकियों की सफाई के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एक तरफ जहां सीआईएसएफ की बस पर आतंकियों ने हमला बोल दिया, तो दूसरी तरफ बारामूला सुंजवा में आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंक का साया लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार आतंकियों को सफाया किया जा रहा है। जम्मू के चड्डा कैंप के पास सुबह करीब 4:15 बजे सीआईएसएफ के 15 जवानों को ड्यूटी पर ले जा रही बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। सीआईएसएफ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि कार्रवाई के दौरान सीआईएसएफ के एक एएसआई शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक ये जवान सुजवा में हुए हमले में मदद के लिए जा रहे थे।
दरअसल सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली थी कि पीएम के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आतंकी हैं। इस सूचना के बाद गुरुवार शाम से ही जम्मू पुलिस ने सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर शहर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए। ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी हैं और इसी ऑपरेशन के दौरान जम्मू के भाटंडी इलाके में सीआईएसएफ के जवानों को ले जा रही एक बस पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और 2 आतंकियों को मार गिराया गया। ये दोनों ही आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे और इनका मकसद किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप पर अटैक करने का था। आतंक के खात्मे का लगातार प्रयास हो रहा है, अभियान चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए बाकायदा यह अभियान पिछले 1 साल से देखने को मिल रहा है, लेकिन इंतजार है कि घाटी में, कश्मीर घाटी में पूरी तरह से आतंक का सफाया हो सके, क्योंकि आए दिन आतंकी घटनाएं सामने आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे की। आज उनके दौरे का ये दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश पीएम की आगवानी की और इसके बाद जॉनसन सीधे राजघाट पहुंचे। वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। इसके अलावा दोनों नेताओं में यूके और भारत की रणनीतिक, रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर भी चर्चा हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने रोड मैप 2030 के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की है। इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण की राह आसान बनाने को लेकर भी चर्चा हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की है और कई मुद्दों पर इन दोनों के बीच भी बातचीत हुई है। गौरतलब है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात काफी अहम रही। बोरिस जॉनसन को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। इस दौरान बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा था कि उन्होंने इस तरह का भव्य और परंपरागत स्वागत कभी नहीं देखा। बोरिस जॉनसन के भारत दौरे को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि भारत और ब्रिटेन के संबंधों के लिए ये दौरा काफी खास है। माना जा रहा है दोनों देशों ने आर्थिक हितों को लेकर, कारोबार को लेकर भी बातचीत की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर लाल किले पर ऐतिहासिक कार्यक्रम देखने को मिला। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। देखिए। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से संबोधित किया। कार्यक्रम इतना भव्य रखा गया कि हर किसी ने इसे एक ऐतिहासिक लम्हा बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, देश निष्ठा के साथ गुरुओं के आदर्शों पर बढ़ रहा है। उनके मुताबिक आज पूरा देश एकजुट होकर इस पर्व पर साथ आया है। सभी एक ही संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने जिक्र किया कि इससे पहले साल 2019 में उन्हें गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व और 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का मौका मिला था। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश का भी यही संकल्प है। हमें अपनी पहचान पर गर्व करना है। संबोधन के दौरान पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि एक समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आ गई थी। तब गुरु तेग बहादुर जी ने आगे आकर सभी को सही राह दिखाई। इस किले ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मरने मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपना भाषण दिया और इस दौरान गुरुओं को उन्होंने नमन किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल को पानीपत में गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव को भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। इसमें 25 एकड़ में 1.5 से 2 लाख संगत के बैठने के लिए अद्वितीय पंडाल बनाया जा रहा है। इस समागम में देश प्रदेश और विदेशों से भी संगत पहुंचेंगी। इसके लिए लगातार न्योते दिए जा रहे हैं। वहीं शुक्रवार को सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोगों ने जीटी रोड से लेकर आयोजन स्थल तक सफाई अभियान चलाया। करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया, पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, पानीपत शहरी विधायक प्रमोद वेद और जिला उपायुक्त सुनील सारवान ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संगत इस कार्यक्रम में पहुंचे। सुबह 6 बजे से ही पानीपत के जीटी रोड पर यमुना एनक्लेव के पास बड़ी संख्या में शहरवासी जुटना शुरू हो गए थे। देखते ही देखते यहाँ लोगों का तांता लग गया। हर किसी के हाथ में झाड़ू थी। सांसद, विधायक, डीसी से लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी तक सफाई अभियान की कमान संभाले हुए नजर आए। हर किसी ने श्रद्धा भाव से सफाई अभियान चलाया। जीटी रोड से लेकर आयोजन स्थल तक चप्पे चप्पे को साफ किया गया।
तो प्रकाश पर्व को भव्य तरीके से मनाया जाएगा और इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों की क्षमता कम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश इस मौके पर दिए गए हैं। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कारागारों में कैदियों की क्षमता से ज्यादा संख्या की समस्या से निपटने के लिए नई जेल बनाने समेत पुरानी जेलों में नए बैरक बनाने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के समक्ष गृह, कारागार, होमगार्ड, सचिवालय प्रशासन और नियुक्ति एवं कार्मिक विभागों में कार्य योजना प्रस्तुतिकरण के निर्देश दिए हैं और कहा है कि जेलों में बंदियों की क्षमता से ज्यादा संख्या की समस्या के निदान के लिए पुराने कारागारों में नए बैरक का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि अमरोहा, संभल, शामली और मुजफ्फरनगर जिला में कारागार के निर्माण के लिए जमीन खरीदी जाए। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा कहा कि अमेठी, हाथरस, औरैया, हापुड़, चंदौली, भदोई, अमरोहा, संभल, कुशीनगर, महोबा में जिला कारागार के निर्माण की कार्रवाई शुरू की जाए। आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में 73 कारागार हैं। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जेलों में औसतन 177 कैदी इस समय मौजूद हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 118 का है। कैदियों की बढ़ती संख्या के आगे जेलें कम पड़ रही हैं। ऐसे में नई जेलों को बनाने को लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट नियंत्रण को लेकर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में अधिकारियों को संजीव कौशल ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए खास निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट नियंत्रण को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष खेतों में पराली को नष्ट करने और पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए 5 लाख एकड़ भूमि पर पूसा डिकम्पोजर दवाई का छिड़काव किया जाएगा। इसके अलावा प्रदूषण को नियंत्रित करने और प्रदूषण बढ़ने से रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे ताकि लोगों के जीवन पर दुष्प्रभाव न पड़े। सड़क और खुले क्षेत्र में उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए एनसीआर में 17 धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन सेल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 लाख भूमि पर कृषि विभाग और 4 लाख एकड़ भूमि पर यूपीएल कंपनी सीएसआर फंड से पिछले साल की तरह डिकम्पोजर दवा का छिड़काव करेगी। इसके छिड़काव से धान फसल के अवशेष आसानी से खत्म हो जाएंगे और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा, जिससे किसानों को आगामी फसल की जुताई के समय किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि धान के अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त सक्रिय होकर काम करें। इसके अलावा वार्षिक योजना भी जल्द से जल्द बनाकर मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए। अब देखना होगा प्रदूषण नियंत्रण पर ठोस कदम कब तक उठाए जाते हैं और इसका कितना फायदा मिल पाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा कौशल विकास मिशन की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कई अहम जानकारियां भी दी हैं। देखिए। चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा कौशल विकास मिशन की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार के रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के विजन के अनुरूप हरियाणा कौशल विकास मिशन ने राज्य के युवाओं के लिए जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मैजिक बिलियन के साथ अनुबंध किया है। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास में प्रशिक्षण देने के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुसैदपुर गुरुग्राम में एक वर्ल्ड स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में विवरण देते हुए मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि योजना के तहत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए लक्ष्य 2058 लोगों के नामांकन के साथ ही हरियाणा ने 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया है। बैठक में बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट घटक के कार्यान्वयन के लिए स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हरियाणा और HSDM के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हरियाणा में कौशल विकास पर अब जोर दिया जा रहा है। देखना होगा कौशल विकास का रोजगार के लिए कितना फायदा निकलकर सामने आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में गेहूं की खरीद लगातार जारी है। इसके बाद भी हिसार शहर की अनाज मंडी खाली पड़ी है क्योंकि इस बार गेहूं की पैदावार कम हुई है। देखिए। हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं की खरीद लगातार जारी है। ऐसे में जहां देखो वहीं अनाज मंडियों में गेहूं के ढेर नजर आते हैं, लेकिन इस बीच कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जहां गेहूं आने का इंतजार अब भी है, जिसकी कुछ तस्वीरें हिसार शहर के अनाज मंडी से सामने आई, जहां पर अनाज मंडी पूरी तरह से खाली दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
भाव बेहद ज्यादा है और इसके साथ ही गेहूं की फसल की पैदावार भी इस बार बेहद कम हुई। इसी वजह से किसान स्टॉक भी कर रहे हैं और मंडियों की तरफ रुझान बेहद कम है। गेहूं की कमी की वजह से मंडी में दूसरे राज्यों से आई लेबर भी काफी परेशान है। मंडी में भराई झराई का काम करने वाले पल्लेदारों को काम नहीं मिल रहा और इस वजह से वो काफी परेशान हैं। मंडी में गेहूँ आ रही नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, हम किराया लगा के घर से आते हैं, घर से जाते हैं। 40 रुपये किराया लगता है। घर से रोटी खाएं, घर से चाय पिए और कोई काम नहीं है मंडी से। माना यही जा रहा है कि इस बार गेहूं की कम पैदावार की वजह से किसानों ने गेहूं को स्टॉक करना शुरू किया है। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में गेहूं के दाम बढ़ेंगे और तभी किसान अपनी फसल को बेचेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनीपत में एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसके बाद पूरे जिले में खौफ का माहौल है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। सोनीपत में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठे। सोनीपत कोर्ट में ही फायरिंग हो गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये हुआ तो क्या हुआ। दरअसल सोनीपत कोर्ट के चैम्बर नंबर 207 के बाहर गोलियां चल गई। इसके बाद मालूम हुआ कि पत्नी की हत्या के मामले में एक मुख्य गवाह था जिसे बदमाशों ने अपना शिकार बनाया। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। मृतक वेद प्रकाश गांव मुकीनपुर का रहने वाला बताया गया था। गांव की ही रहने वाली कनिका नाम की एक लड़की से वेद प्रकाश ने शादी की थी। कनिका की उसके ही पिता विजयपाल और उसके साथी ने बेरहमी से हत्या कर शव को गंग नहर में फेंक दिया था। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवाया है। कि जब इतनी सिक्योरिटी थी उसके बावजूद भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो सकते हैं कि वो सरेआम कोर्ट में ही इस तरह की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाए। कोर्ट में हुई इस हत्या को लेकर अब सनसनी फैल गई है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द आरोपियों तक पुलिस पहुंचेगी और गिरफ्तारी होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक बार फिर से फायरिंग हुई। रोहिणी कोर्ट परिसर के बाहर एक वकील पर गोली चलाई गई है। फिलहाल मौके पर पहुंच पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। देखिए। दिल्ली की रोहिणी अदालत में फायरिंग हुई। सुबह सिक्योरिटी चेक के दौरान कुछ वकीलों का अदालत में तैनात नागालैंड पुलिस के सुरक्षा कर्मी से झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के दौरान ही नागालैंड पुलिस के सुरक्षा कर्मी से गोली चल गई। हालांकि गोली किसी को लगी नहीं। पुलिस के अनुसार सिक्योरिटी चेक के दौरान कुछ वकीलों का वहां तैनात सुरक्षा कर्मी से विवाद हुआ। पूरी घटना कोर्ट के गेट नंबर 5 की है। रोहिणी कोर्ट के निश्चित गेट से एक शख्स परिसर में जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान सुरक्षाकर्मी ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन मामला बढ़ने के कारण दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। फिलहाल गोली कैसे चली है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि शुरुआती जानकारी के अनुसार अदालत में तैनात पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की थी। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली की अदालत में गोली चलने की घटनाएं सामने आई हैं। बता दें, नवंबर 2019 को 30 हजारी कोर्ट के परिसर में कैदी लॉकअप के सामने गाड़ी खड़ी करने के मुद्दे पर वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई थी। झड़प के बाद परिसर में एक वकील को गोली लगी थी और पूरा बवाल हुआ था। गोली चलने के इस मामले में फिलहाल जांच होगी। जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर गोली कैसे चली। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। इंडियन प्रीमियर लीग में 21 अप्रैल को एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला और एक बार फिर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पुराने अंदाज में नजर आए हैं और अपनी टीम को जीत दिलवाई है। देखिए। क्रिकेट फैंस को जिस पल का इंतजार था वो इंडियन प्रीमियर लीग में 21 अप्रैल को देखने को मिला। टीम इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी ओवर तक मैच पहुंचाकर अपनी टीम को जीत दिलवाई और फैंस को एक बार फिर अपना फिनिशर अवतार दिखाया। मुंबई इंडियंस द्वारा दिए गए 156 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत खराब हुई थी, लेकिन बीच में कुछ वापसी भी हुई। हालांकि आखिरी तक जाते जाते मैच पूरी तरह फंस गया। चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी 3 ओवर में 42 रनों की जरूरत थी। MS धोनी और ड्वेन प्रेटोरियस ने आखिरी ओवर तक मैच पहुंचाया और चेन्नई सुपर किंग्स को 6 बॉल में 17 रनों की जरूरत थी। धोनी ने आते ही उदारकट की गेंद पर छक्का मारा। इसके बाद 2 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी। आखिरी गेंद पर चौका मारकर धोनी ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं।
तो धोनी का जलवा अभी भी कायम है और धोनी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उन्हें फिनिशर क्यों कहा जाता है। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।